हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरीज़ को, और ये जो है हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट में बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे तो देख लेना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पर एंड करा था, हम डिस्कस करने वाले थे डिक्शनरीज़ को। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं डिक्शनरीज़ को। तो बात करते हैं क्या है डिक्शनरीज़। देखिए, डिक्शनरी जो है वो भी एक डेटा टाइप है जो कि आती है मैपिंग डेटा टाइप के अंदर। तो डिक्शनरी में जो है सेट ऑफ कीज होती हैं और सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं की वैल्यू पेयर, जो कि मिलके फॉर्म करते हैं आइटम। और इसमें की को सेपरेट किया जाता है वैल्यू से कॉलन की हेल्प से। बीच में आप कॉलन लगा देते हैं की और वैल्यू में। एंड जो डिक्शनरीज के आइटम होते हैं उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से। मतलब क्या है, जो आइटम होंगे डिक्शनरीज के उनको हम सेपरेट करेंगे कॉमा की हेल्प से। जैसे कि हम लिस्ट में कर रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट करेंगे आइटम्स को। और डिक्शनरीज के जो आइटम होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आइटम्स होते हैं उनका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए जब उनको एक्सेस करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में एक्सेस हो जिस ऑर्डर में आपने डिफाइन करे हैं। ऐसा लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि उसी ऑर्डर में आपको आए। ये अनऑर्डर्ड होते हैं। तो यही था हमारे डिक्शनरीज का बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हम डिक्शनरीज को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए आपको इंक्लूड करने होंगी की वैल्यू पेयर, जो कि रहेंगी कर्ली ब्रेसेस में। इसको सिंटैक्स से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये रहा इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है, डिक्शनरी का नेम देंगे, जो भी आप नेम रखना चाहते हैं डिक्शनरी का वो देंगे। नेमिंग रूल वही फॉलो होते हैं जो कि आइडेंटिफायर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद में आप डिफाइन करेंगे की, जो भी की रखना चाहते हैं आप वैल्यू के लिए वो आप की देंगे। इसके बाद में कॉलन लगा के वैल्यू देंगे, जो भी चाहते हैं आप उसकी वैल्यू रहे उस की के लिए। ठीक है, इसके बाद में आप कॉमा लगाएंगे, फिर आप सेकंड की को डिफाइन करेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर आप वैल्यू देंगे। इसी तरीके से आप की देते रहेंगे, वैल्यू देते रहेंगे, की देते रहेंगे, वैल्यू देते रहेंगे। और हर की वैल्यू के बीच में आप लगा देंगे कॉमा, जिससे कि वो सेपरेट हो सके। मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा एक आइटम बन रहा है और इसी तरीके से ये पूरा एक आइटम बन रहा है। तो इसी तरीके से आप आइटम डिफाइन करते रहेंगे की वैल्यू की फॉर्म में। इसके बाद में फाइनली आप कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। जितनी बड़ी आप डिक्शनरी रखना चाहते हैं उतनी डिफाइन करने के बाद में आप कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है, सपोज कि मुझे एक ऐसी डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसमें कि मैं पीपल्स के एड्रेसेस को स्टोर करूं। तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी का नेम दे दिया है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के नेम से मैंने डिक्शनरी बना दिया, फिर इक्वल का साइन लगाया और कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद में यहाँ पे ये जो पार्ट दिया है मैंने, ये मैंने दिए की। ये हमारे इस डिक्शनरी की। ठीक है, और इस की के लिए वैल्यू क्या दी है मैंने, दिल्ली। मतलब क्या है, आदित्य नाम का कोई पर्सन हो सकता है जो कि दिल्ली में रह रहा है। तो आदित्य यहाँ पर रहेगा की, और कॉलन के बाद में जो भी यहाँ दूंगा मैं वो रहेगी वैल्यू। यहाँ पे मैंने दे दी है दिल्ली। इसी तरीके से नेहा यहाँ पे की है, मुंबई यहाँ पे वैल्यू है, एंड यहाँ पे अभय की है, चेन्नई इसकी वैल्यू है। इस तरीके से मैंने इस डिक्शनरी को डिफाइन कर दिया। आप भी इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट करा है। तो आउटपुट में मेरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे आउटपुट आप लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिखा है रोल नंबर। मान लीजिए मैं स्टूडेंट के रोल नंबर फीड कर रहा हूँ, तो मैंने रोल नंबर के नेम से एक डिक्शनरी बना ली है। इक्वल करा है, इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं और यहाँ पे लिखा है आदित्य। तो आदित्य जो है मेरी की है, और यहाँ पे कॉलन लगा के मैंने दिया है 1। मतलब क्या है, आदित्य का जो रोल नंबर है वो 1 है, तो आदित्य को दे दिया मैंने की, 1 है इसकी वैल्यू। इसी तरीके से नेहा कॉलन 2, इसका मतलब नेहा जो है की है, 2 जो है इसकी वैल्यू है, एंड यहाँ पे अभय जो है की है, एंड 3 जो है वैल्यू है। इस तरीके से ये मैंने डिक्शनरी डिफाइन कर दी है। फिर मैंने यहाँ पे रोल नंबर को प्रिंट करा है, जो डिक्शनरी का नेम है उसको प्रिंट कर दिया है। तो पूरी डिक्शनरी मेरी आउटपुट में इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जो यहाँ पे की वाला पार्ट है, की वाले पार्ट में आप कोई भी ऐसा डेटा टाइप यहाँ पे दे सकते हैं जो कि आपका इम्यूटेबल हो। मतलब क्या है, म्यूटेबल ना हो, इम्यूटेबल डेटा टाइप आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। आप टपल दे सकते हैं, आप इंट दे सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा डेटा टाइप दे सकते हैं जो कि इम्यूटेबल हो, जिसमें कि चेंज पॉसिबल ना हो। की में हमेशा ऐसा ही डेटा टाइप रहेगा जो कि म्यूटेबल ना हो। इम्यूटेबल डेटा टाइप आप यहाँ पे देंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है।
जैसे कि इस वाली डिक्शनरी में 1 को मैं की मान के यहाँ पे लिख सकता था और जो नेम है उसको मैं यहाँ पे वैल्यू में लिख सकता था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, जो भी की होगी वो आपकी इम्यूटेबल डेटा टाइप की रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है डिक्शनरी को क्रिएट करना। अब बात करते हैं कि अगर हमें डिक्शनरी को क्रिएट करना हो यूजर से इनपुट लेके तो किस तरीके से करेंगे, देखिए उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में क्या करा है मैंने, देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है। एम्प्टी डिक्शनरी को आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे डिक्शनरी का नेम दिया है, इक्वल लगाया, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लगा के ब्लैंक छोड़ दिया है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये आपकी एम्प्टी डिक्शनरी बन जाती है। और अगर आप चाहें तो एम्प्टी डिक्शनरी को बनाने के लिए डिक्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। एक डिक्ट फंक्शन होता है जिसका कि आप यूज कर सकते हैं एम्प्टी डिक्शनरी को बनाने के लिए। इस तरीके से आप डिक्ट फंक्शन लिख दे देंगे यहाँ पे, तब भी आपकी स्टूडेंट नेम से एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती। अब डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को कि हमने किस तरीके से यूजर से इनपुट लेके डिक्शनरी को क्रिएट करा है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, फॉर लूप लगाया और फॉर लूप में मैंने रेंज दी है फॉर आई इन रेंज 1,5। ठीक है, 1,5 यहाँ पे दिया है। ये इसलिए दिया है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 जो है मेरी की वैल्यू वाले पेयर एंटर हो। अगर आपको ज़्यादा एंटर करने हैं तो उस केस में आप यहाँ पे ज़्यादा दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने नेम से एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है कि एंटर करो की। मतलब क्या है, डिक्शनरी की जो की है वो इसमें एंटर आपको करनी है नेम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर जो है एंटर करेगा नेम। यहाँ पे देखिए मैंने टाइप जो है कुछ भी डिफाइन नहीं करा, तो जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा वो जाएगा हमारे नेम में। इसके बाद में रोल नंबर के नेम से एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है और बोला है यूजर को कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आप चाहते हैं उस की के लिए वो आपको यहाँ पे एंटर करनी। अब देखिए इस वाली लाइन को समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट डॉट अपडेट। तो अपडेट जो है एक मेथड है जिसको कि मैंने यहाँ पे यूज करा है। मैंने क्या बोला है यहाँ पे, मैंने बोला है स्टूडेंट नेम से जो डिक्शनरी है उसमें क्या करना है, अपडेट कर दो नेम रोल नंबर को। मतलब क्या, नेम को तो कर दो की में और जो रोल नंबर है उसको डाल दो वैल्यू में। तो क्या होगा, जो अपडेट मेथड है वो स्टूडेंट वाली डिक्शनरी में नेम को लेगा की और रोल नंबर को लेगा वैल्यू। इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करता चला जाएगा। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा आपका तो एक पेयर की और वैल्यू का यहाँ पे एंटर हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड टाइम चलेगा तो सेकंड एंटर हो जाएगा, थर्ड टाइम चलेगा तो थर्ड एंटर हो जाएगा, फोर्थ टाइम चलेगा तो फोर्थ एंटर हो जाएगा। इस तरीके से टोटल 4 टाइम ये लूप चलेगा तो 4 की वैल्यू यहाँ पे आपके एंटर हो जाएंगी। इसके बाद में ये लूप एंड हो जाएगा और फाइनली यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया है द डिक्शनरी आफ्टर द अपडेट इज एज फॉलो। ये मैसेज प्रिंट होगा, उसके बाद में यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। तो जो हमारी डिक्शनरी होगी उसका आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से आउटपुट आएगा। देखिए सपोज यूजर ने एंटर करा नेम अजय, तो अजय तो चला जाएगा की और जो रोल नंबर एंटर करा वो चला जाएगा वैल्यू में। तो अजय वाली की को मिलेगी वैल्यू 1। इसी तरीके से विवेक वाली जो की होगी उसको मिलेगी वैल्यू 2 एंड सत्यम वाली की को मिलेगी 3 वैल्यू, नेहा वाली की को मिलेगी 4 वैल्यू। जो नेम है वो हमारे की में डिफाइन हो गए हैं और ये जो रोल नंबर एंटर करे हैं वो हमारे चले गए हैं वैल्यूज में। तो इतना एंटर करने के बाद में फाइनली आउटपुट हमें इस तरीके से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे वो कोड जो है मैंने लिख दिया है पूरा। अब इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि एंटर करो डिक्शनरी के लिए। ठीक है, तो की एंटर कर देता हूँ। सपोज कि मैं यहाँ पे मोहन, ठीक है, इसको रोल नंबर दे देते हैं 1 जो कि हमारा एज अ वैल्यू ट्रीट होगा। ठीक है, 1 दे दिया। इसके बाद में सेकंड की दे देते हैं, मान ली यहाँ दे देते हैं रोहन। ठीक है, इसको वैल्यू दे देते हैं 2। यहाँ पे दे देते हैं नेहा, इसको दे देते हैं 3। यहाँ पे दे देते हैं सपोज राकेश, इसको वैल्यू देते हैं 4। जैसे एंटर करूंगा तो हमारी पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आउटपुट में आप लोग देख सकते हैं पूरी डिक्शनरी हमारी यहाँ पे आउटपुट में आ गई है। अब अगर बात करें कि मैं लूप का यूज ना करूं तो सिंपली यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकता था। देखिए इस सब को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मैंने हटा दिया। यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख देते की एंड वैल्यू को। तो की मैं देता सपोज यहाँ पे इस तरीके से देता हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पे रोहन। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू देता हूँ, वैल्यू देता हूँ मान लीजिए 1, कॉमा लगाता हूँ। इसके बाद देता हूँ मोहन, इसको डबल कोट में कर देता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। क्योंकि हमने देखा था जो हमारी की होगी वो इम्यूटेबल डेटा टाइप की रहेगी। ठीक है, इसको देता हूँ वैल्यू 2, कॉमा यहाँ देता हूँ राकेश कॉलन 3। इसको सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी डिक्शनरी जो है वो इस तरीके से प्रिंट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डिक्शनरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक को। देखिए ये डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमें पता चल गया कि इस तरीके से हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होनी चाहिए जिससे कि जब आप डिक्शनरी को क्रिएट करें तो आपसे कोई भी गलती ना हो। देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं समझ लेते हैं। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है अनऑर्डर्ड सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया जो डिक्शनरी है वो हमारा अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक है। जो की वैल्यू पेयर होंगी वो हमारी अनऑर्डर्ड सेट में रहेंगी और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड क्या है, देखिए नॉट अ सीक्वेंस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डिक्शनरी जो है वो आपका सीक्वेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो डिक्शनरी को भी सीक्वेंस मान के टिक कर देते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल ये आते हैं, लेकिन डिक्शनरी जो है वो सीक्वेंस नहीं है, ये आपका अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट होती है। बात करते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक की। देखिए इंडेक्सेस बाय की नॉट नंबर्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डिक्शनरी होती है वहां पे इंडेक्सिंग जो होती है वो की हेल्प से होती है। मतलब क्या है, जो भी इंडेक्सेस होंगे वो की हेल्प से होंगे। यहाँ पे क्या है आपका, जिस तरीके से स्ट्रिंग या फिर लिस्ट या फिर टपल में आप इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर रहे थे उस तरीके से यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे जो एक्सेस होगी, जो भी एलिमेंट है डिक्शनरी के, वो आप एक्सेस करेंगे की हेल्प से। जो भी की होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो की हेल्प से ही एक्सेस होंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो की होती है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नॉन म्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। मतलब क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप की हो। ऐसा नहीं कि आपने म्यूटेबल डेटा टाइप की दे दी तो वो आपका गलत हो जाएगा। इस चीज को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका की मस्ट बी यूनिक। मतलब जो भी आप की डिफाइन करेंगे वो की आपकी यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूनिक की नहीं होंगी तो मान लीजिए दो एलिमेंट की आपने सेम की डिफाइन कर दी तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती एक डिक्शनरी में। मतलब क्या है, जो कीज होंगी वो आपकी सब यूनिक होंगी, लेकिन जो की वैल्यू है वो आपकी सेम हो सकती है। मान लीजिए एक की आपने दी रोहन, उसका आपने एड्रेस दे दिया दिल्ली, और मान लीजिए दूसरी की आपने दी सपोज नेहा, तो उसका भी एड्रेस आपका दिल्ली हो सकता है। मतलब क्या, जो वैल्यूज है वो आपकी सेम हो सकती हैं लेकिन की आपकी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम होंगी तो प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। तो ये कुछ डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि इस तरीके से हम डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम सीक्वेंस के आइटम को एक्सेस करते हैं। सीक्वेंस में आपके स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल इनको हम एक्सेस करते हैं इंडेक्सेस की हेल्प से। जो इंडेक्सिंग होती है इनके एलिमेंट की, उन इंडेक्सिंग की हेल्प से हम इनके एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन डिक्शनरी के जो आइटम हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं हम की। मतलब जो की होती है डिक्शनरी की, उसकी हेल्प से हम उनको एक्सेस करते हैं। मतलब यहाँ पे जो इंडेक्सेस होते हैं उनको हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी आपने डिक्शनरी क्रिएट की होगी उसकी जो भी आपकी की होगी उसकी हेल्प से आप एक्सेस करेंगे उस एलिमेंट को। किस तरीके से करेंगे देखिए, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को, यहाँ पे रोल नंबर के नेम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है और हर एलिमेंट के पास में एक अपनी की है। देखिए यहाँ पे ये की है और ये वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है, और यहाँ पे ये की है और ये वैल्यू है। तो इस तरीके से यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में एलिमेंट डिफाइन करे हुए हैं। अब मान लीजिए कि मुझे इस टू वैल्यू को एक्सेस करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं जो टू वैल्यू के लिए यहाँ पे की डिफाइन करी है उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा। किस तरीके से दूंगा, देखिए मैं यहाँ पे डिक्शनरी का नेम लिखूंगा और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर मैं दे दूंगा की का नेम। की का नेम क्या है, नेहा। नेहा दे दूंगा तो जो इसकी वैल्यू है वो एक्सेस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे किस तरीके से होगा, आउटपुट आपका इस तरीके से 2 आ जाएगा। जो टू वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ की। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसी की दे देता हूँ जो कि इस डिक्शनरी में नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, देखिए सपोज कि मैं यहाँ पे इस तरीके से दे देता हूँ, रोल नंबर वाली डिक्शनरी में मैं की दे देता हूँ अजय। तो अजय नाम से यहाँ पे देखिए कोई भी की नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, आपको मिलेगा एक एरर। जब आपकी कोई की नहीं होती है डिक्शनरी के अंदर और उसको आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एरर।
एरर में क्या मिलेगा, देखिए आपको इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा की एरर, और यहाँ पे उस की का नेम आ जाएगा जो कि आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया अजय, क्योंकि यहाँ पे जो डिक्शनरी है हमारे रोल नंबर के नेम से, यहाँ पे अजय के नेम से कोई भी की डिफाइन नहीं करी हुई है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ मैं पाइथन में। देखिए यहाँ पे करते हैं, सपोज कि यहाँ पे देखिए डिक्शनरी मेरे पास में ये है, स्टूडेंट के नेम से डिक्शनरी मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है इस वाली वैल्यू को, जो टू वैल्यू है इसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे दे दूंगा इसकी की क्या है इसके लिए, मोहन। तो यहाँ पे दे दूंगा मैं इस तरीके से मोहन, यहाँ लिख देता हूँ मोहन, ठीक है। इतना लिखने से क्या होगा, जो मोहन की के लिए वैल्यू है 2 वो हमारी एक्सेस हो जाएगी। देखिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैल्यू आ गई है, जो मोहन के लिए वैल्यू थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हैं, मतलब जो यहाँ पे रोल नंबर लिखी है वो यहाँ पे एज अ की डिफाइन कर सकते हैं और उसके लिए नेम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो डिक्शनरी है उसको इस तरीके से डिफाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, बस आपको इतना ध्यान रखना है जो की है वो आपकी इम्यूटेबल डेटा टाइप की होनी चाहिए। स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है और आपका इंट भी इम्यूटेबल है, तो आप किसी को भी की रख सकते हैं, किसी को भी वैल्यू रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से डिक्शनरी को डिफाइन करना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं किस तरीके से हम डिक्शनरी को ट्रवर्स करा सकते हैं। तो ट्रवर्सिंग का मतलब है जो डिक्शनरी के एलिमेंट हैं उनको एक एक करके प्रिंट करना। किस तरीके से करेंगे समझ लेते हैं। देखिए डिक्शनरी के आइटम्स को आप ट्रवर्स कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके जो भी डिक्शनरी के आइटम है उनको आप ट्रवर्स करवा सकते हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए समझ लेते हैं। देखिए तो सपोज कि हमारे पास में dict1 के नाम से ये डिक्शनरी है। अब मैं चाहता हूँ इस डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं इनको ट्रवर्स करना यूजिंग फॉर लूप। तो किस तरीके से करूंगा, देखिए इसको करने के 2 मेथड है। पहले बात करते हैं मेथड 1 की। तो मेथड 1 क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर की इन dict1, ठीक है। तो यहाँ पे जो की है वो एक वेरिएबल है, वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप की ना लिख के कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब है ये जो की वाला वेरिएबल है ये dict1 में से एक एक करके यहाँ से की उठाएगा। मतलब क्या है, की वाले पार्ट को उठाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, जो की वाले पार्ट हैं वो जाएंगे किसके पास में, इस की वाले वेरिएबल के पास में, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर की इन dict1। तो dict1 में से जो की वाले पार्ट हैं, अब ऐसा मत सोचने लगा कि यहाँ पे मैंने की लिखा है इसलिए की वाले पार्ट जाएंगे, ये तो सिर्फ वेरिएबल है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो dict1 वाली हमारी डिक्शनरी है इसमें से सिर्फ और सिर्फ की वाले पार्ट ये इसके पास में जाएंगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल रहेगा उसके पास में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है की, तो इस की वाले वेरिएबल के पास में जाएंगे। पहले जाएगा मोहन, फिर जाएगा राम, फिर जाएगा सुहेल, फिर जाएगा संगीता। इस तरीके से 1 बाय 1 की जाएंगी। फिर मैंने इस लूप के अंदर क्या करा है, प्रिंट में क्या करा है की। तो की में क्या होगा, फर्स्ट टाइम की आएगी मोहन तो मोहन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए कॉलन को मैंने सिंगल कोड में रखा है तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में मैंने दिया है dict1 और यहाँ पे दे दिया ब्रैकेट में की। मतलब क्या है, जो भी इसके पास में की है, मतलब इस वेरिएबल के पास में की है, यहाँ पे इस वेरिएबल को लिखा है मैंने, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस की से, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। की वेरिएबल मैंने ले लिया है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मैंने इस वेरिएबल को लिख दिया। अब इस वेरिएबल के पास में क्या है, मोहन, तो यहाँ पे लिख दिया dict1 की को प्रिंट कर दो। तो की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, देखिए की में क्या आ रहा है, पहले मोहन आ रहा है तो यहाँ पे मोहन प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में dict1 की को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं तो dict1 की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आ जाएगा मोहन 95। सेकंड टाइम ये लूप चलेगा तो राम जाएगा, तो राम के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे की में राम आ जाएगा और उसके साथ में यहाँ पे वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी के जो एलिमेंट है वो भी प्रिंट हो जाएंगे 1 बाय 1। देखिए आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। ये इस तरीके से आउटपुट आपका आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में मोहन गया तो मोहन आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की को प्रिंट करा है तो की के पास में मोहन आया है। इसके बाद में यहाँ पे dict1 में की रख दिया है, तो मतलब dict1 की वैल्यू मतलब 95, तो 95 आ गया। सेकंड टाइम में राम गया तो राम आ गया, उसके बाद में वैल्यू आ गई। इसी तरीके से पूरी डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो रही है 1 बाय 1। जो एलिमेंट है वो सारे प्रिंट हो गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या है, देखिए सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हैं, जो dict1 है उसके लिए इस तरीके से लूप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर की कॉमा वैल्यू और फिर लिख दिया इन dict1 डॉट आइटम। अब यहाँ पे जो आइटम्स है ये एक मेथड है जो क्या करेगा, यहाँ से जो dict1 है यहाँ से पूरा एक आइटम रिटर्न कर देगा।
और ये जो आइटम रिटर्न करेगा वो कहाँ चला जाएगा, जो इसकी की है वो तो चली जाएगी की वाले वेरिएबल में, और जो इसकी वैल्यू है, जो मतलब वैल्यू होगी हमारे आइटम की, वो चली जाएगी वैल्यू वाले वेरिएबल में। अब यहाँ पे आप लोग फिर से कंफ्यूज मत हो जाना, जो की एंड वैल्यू लिखा है मैंने यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है। ये मत सोचने लगना कि मैंने यहाँ पे की वैल्यू लिखा है इसलिए यहाँ पे की और वैल्यू जा रही हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए और बी लिख सकते हैं, आई और जे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा ये आइटम्स वाला मेथड, ये क्या करेगा, पूरे का पूरा एक आइटम उठाएगा यहाँ से। फर्स्ट टाइम में जब लूप चलेगा तो इस आइटम को उठाएगा और इसको रिटर्न कर देगा। तो इस आइटम का जो की वाला पार्ट है वो की वाले वेरिएबल में जाएगा, और जो वैल्यू वाला पार्ट है वो वैल्यू वाले वेरिएबल में चला जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो राम जाएगा, राम चला जाएगा की में, और जो वैल्यू है वो चले जाएगी वैल्यू में। इसी तरीके से करके आपका ये पूरा लूप चल जाएगा और 1 बाय 1 ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया की, तो की वाला पार्ट में क्या आएगा, हमारा आएगा मोहन, ठीक है, और वैल्यू को प्रिंट करा है तो यहाँ पे वैल्यू में आ जाएगी 95। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टाइम में राम आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक एक करके सारे जो एलिमेंट हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट आपका इस केस में भी सेम ही आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड भी समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इन दोनों मेथड को थोड़ा प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो सपोज कि ये मेरे पास में डिक्शनरी है, तो इसको मैं ट्रवर्स करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, यहाँ पे वेरिएबल ले देता हूँ आई, एंड दे देता हूँ इन रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर के नाम से मेरे पास डिक्शनरी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैं कर देता हूँ आई, आई के पास में जो की आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, एंड इसके बाद में कर देता हूँ रोल नंबर, एंड यहाँ पास कर देता हूँ आई को। ठीक है, इस तरीके से मैंने पास कर दिया। अब इसको रन करा देते हैं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा अच्छा आउटपुट आए तो यहाँ पे बीच में कॉलन ले सकते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट में। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल कोट में कर दे रहा हूँ। इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे कॉमा रह गया, कॉमा लगेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कॉमा रह गया। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने ये रिटर्न कर दिया पूरी के पूरे डिक्शनरी के आइटम्स। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में क्या है, देखिए यहाँ पे ले लेंगे दो वेरिएबल, मैं ले लेता हूँ आई कॉमा जे, और यहाँ पे लगा देता हूँ आइटम्स मेथड को, यहाँ लिख देता हूँ डॉट आइटम्स। ये मैंने आइटम्स मेथड लगा दिया। अब यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा आई जे को। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं जे को प्रिंट। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे बता रहा है मैंने कुछ मिस्टेक करी है। यहाँ पे मिस्टेक करी है मैंने, आइटम में एस नहीं लगाया है। ठीक है, आइटम्स होता है ना कि आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम एस। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी हमारा आउटपुट वही आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉर लूप का यूज करके आप डिक्शनरी को ट्रवर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेस्टेड डिक्शनरी की। तो देखिए जिस तरीके से हम नेस्टेड लिस्ट को क्रिएट कर रहे थे, नेस्टेड टपल को क्रिएट कर रहे थे, उसी तरीके से हम नेस्टेड डिक्शनरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिक्शनरी के अंदर आप एज अ वैल्यू डिक्शनरी को पास कर सकते हैं। मतलब जो वैल्यू देते हैं वहां पे आप एक डिक्शनरी दे सकते हैं। तो जब आप किसी डिक्शनरी के की वैल्यू में एक और डिक्शनरी डिफाइन कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम नेस्टेड डिक्शनरी। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय के नेम से मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी है। अब यहाँ पे क्या करा है मैंने, देखिए इस डिक्शनरी में मैंने अजय एक की डिफाइन करी है। अब यहाँ पे कॉलन लगाया और कॉलन के बाद में देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू में पूरी एक डिक्शनरी दे दी है। मतलब ये जो पार्ट है वो इस की वैल्यू है, मतलब अजय की वैल्यू है। और यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि अजय वाली जो की है उसकी वैल्यू में पूरी एक डिक्शनरी है। इसके बाद में इस एम्प्लॉय वाली डिक्शनरी में मैंने सेकंड की को डिफाइन करा है जो कि नेहा है, और नेहा वाली की के लिए भी मैंने एक डिक्शनरी डिफाइन करी है। तो इस तरीके से ये हमारी नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको आप नॉर्मली भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैंने एक्सेस करा है फॉर लूप की हेल्प से। तो मैं बताता हूँ किस तरीके से यहाँ पे फॉर लूप की हेल्प से आप ट्रवर्स कर सकते हैं पूरी डिक्शनरी को। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर आई इन एम्प्लॉय। ठीक है, आई यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और मैंने यहाँ पे बोला है इन एम्प्लॉय। तो क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर जो की है वो किसके पास में जाएगी, आई के पास में। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा तो आई के पास में जाएगा अजय, क्योंकि अजय जो है एक की है, तो अजय आ जाएगा यहाँ पे आई के पास। अब यहाँ पे मैंने देखिए प्रिंट कर दिया है एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जो है मेरा डबल कोड में है, तो ऐसी एम्प्लॉय लिख के आ जाएगा। एंड इसके बाद में प्रिंट कर दिया है आई।
तो आई के पास में क्या है, अजय, तो अजय प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में कॉलन लगा दिए, कॉलन को मैंने सिंगल कोट में रखा है जो कि एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आएगा एम्प्लॉय अजय कॉलन, इस तरीके से लिख के यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे मैंने प्रिंट करा है एज, तो एज को सिंगल कोट में रखा है, ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद में एम्प्लॉय वाले डिक्शनरी को लिखा है और यहाँ पे मैंने दिया है देखिए आई, और उसके बाद में दिया है एज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एम्प्लॉय वाली डिक्शनरी में से आई वाली की में क्या है, अजय। अभी हमारे पास में आई की वैल्यू अजय है, तो आई वाले की के एज वाली की को एक्सेस करो। तो अजय वाली की एज की को एक्सेस कर रहा है, मतलब जो वैल्यूज में आपकी की है उसको एक्सेस कर रहा है। यहाँ पे मैंने एज दे दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट लिख के आएगा एज। इसके बाद में जो एज है वो आ जाएगी, मतलब एज 25 लिख के यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट में। अब इस लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले में देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे सैलरी, तो इसको सैलरी को रखा मैंने सिंगल कोड में, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में फिर मैंने एम्प्लॉय वाले डिक्शनरी को एक्सेस करा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया है। इसके बाद में दिया है मैंने आई के पास में क्या है, अजय, तो अजय ही रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में अजय वाली की के कौन सी वाली की एक्सेस होगी, ये सैलरी वाली जो की है ये एक्सेस होगी। तो सैलरी वाली जो की को एक्सेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सैलरी ऐसी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा 20,000, जो इस की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या आउटपुट आएगा, जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो आएगा आपका एम्प्लॉय अजय, फिर आएगा एज, कितनी आएगी एज 25, फिर आएगी सैलरी, फिर कितनी आएगी सैलरी 20,000। ये आउटपुट आएगा फर्स्ट टाइम लूप पे चलने पे। जब सेकंड टाइम चलेगा तो यहाँ पे जो है आई के पास में कौन सी वैल्यू जाएगी, नेहा, मतलब क्या है, सेकंड वाली की को एक्सेस करेगा। ये पहली वाली की को तो ऑलरेडी एक्सेस कर चुका है, लेकिन सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो सेकंड की को एक्सेस करेगा। इसी तरीके से सेकंड वाली की के भी क्या होगा, एज आ जाएगी एंड सैलरी भी आ जाएगी। चलिए इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आउटपुट आएगा, लिखा हुआ आएगा एम्प्लॉय अजय। ठीक है, इस तरीके से आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कराया एम्प्लॉय आई में गई थी अजय की, तो अजय प्रिंट हो गया इस तरीके से। इसके बाद में एज 25 आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एज लिखा था और यहाँ पे बोला था आई एज, मतलब क्या है, इस वाली की हेल्प से ये जो डिक्शनरी है इसमें से इस की को एक्सेस करो। तो इसकी वैल्यू क्या थी 25, तो 25 यहाँ पे आ गई है, तो इसलिए आ रहा है एज 25। इसी तरीके से सैलरी के केस में आ रहा है, ये सैलरी आ रहा है और यहाँ से सैलरी आपके आउटपुट में आ जा रही है। फिर लूप सेकंड टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेहा हो गया है। यहाँ पे देखिए नेहा है, इसको इसने उठा लिया है, एम्प्लॉय ऐसे लिखा हुआ आ रहा है और नेहा यहाँ पे की जो थी वो आ गई है। इसी तरीके से इसके भी आउटपुट आ रहे हैं। तो चलिए इसको जल्दी से चला के भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे जो कोड था वो मैंने पूरा लिख लिया है। ठीक है, अब इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने आपको आउटपुट एक्सप्लेन करा था वही यहाँ पे आ रहा है, और किस तरीके से आ रहा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब देखिए अगर मैं चाहूँ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना और मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर लूप का यूज ना करूँ, तो इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इसमें से किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। सपोज कि मैं चाहता हूँ सैलरी को एक्सेस करना, अजय वाली की सैलरी को एक्सेस करना चाहता हूँ यहाँ से। तो किस तरीके से करूँगा, देखिए इसको हटा देता हूँ मैं अभी। ठीक है, यहाँ पे इसको रन देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए सैलरी, तो सैलरी मैंने लिखा है सिर्फ प्रिंट करने के लिए, ऐसे रहेगा प्रिंट। और यहाँ पे जो आई लिखा है यहाँ लिख दूंगा मैं अजय, इस तरीके लिख दूंगा अजय। ठीक है, ये अजय लिख दिया। अब क्या होगा, अजय वाली की में से सैलरी वाली की को एक्सेस कर लेगा। अब आउटपुट क्या आएगा, सैलरी 20,000। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सैलरी तो ऐसे आ जाएगा और जो 20,000 है वो यहाँ से आपका आ जाएगा। देखिए इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है सैलरी 20,000। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं नेस्टेड डिक्शनरी में से। जिसको करना चाहते हैं उसको आप दे देंगे, जिस की में से करना चाहते हैं वो की यहाँ पे लिख देंगे। सपोज कि नेहा वाले में से करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हम नेहा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेहा एंड इसको सेव करके रन करता हूँ। देखिए ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर ये है, यहाँ पे नेहा का एन कैपिटल है, मैंने स्मॉल कर दिया है, यहाँ पे हमें कैपिटल करना पड़ेगा। यहाँ पे कैपिटल करना पड़ेगा। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए इस बार नेहा की सैलरी आ गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से डिक्शनरी जो है म्यूटेबल है। देखिए डिक्शनरीज जो हैं वो म्यूटेबल होती हैं। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो डिक्शनरीज है
उनके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं। एक बार अगर आपने डिक्शनरी को क्रिएट कर दिया है तो उसके बाद में भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो जब डिक्शनरी म्यूटेबल है तो इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि अगर हमें किसी आइटम को मॉडिफाई करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, आप जो है डिक्शनरी के आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने की वैल्यू पेयर में आइटम डिफाइन करा है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे मैंने dict1 के नेम से एक डिक्शनरी ली है और इसके अंदर ये आइटम डिफाइन मैंने कर दी है। यहाँ पे 4 आइटम हैं जो कि की वैल्यू के पेयर में हैं। अब सपोज जो है मैं इस वाले आइटम को मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से मॉडिफाई करूंगा मैं चाहता हूँ कि सुहेल है, ये की है, इसके जो मार्क्स हैं उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्शनरी का नेम, इसके बाद मैं दूंगा की, जिस की में मुझे मॉडिफिकेशन करना है, और जो वैल्यू मुझे मॉडिफाई करनी है इक्वल करके वो दे दूंगा। यहाँ पे देखिए 92 था, अब मुझे न्यू वैल्यू जो है यहाँ पे पास करनी है 93.5। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जो dict1 है इसके अंदर ये वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। जो सुहेल वाली की है यहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे न्यू वैल्यू आ जाएगी। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं जो न्यू वैल्यू मैंने दी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके देखते हैं। तो इस नेस्टेड डिक्शनरी को मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ इसको मैं सपोज 90। ओके, और यहाँ दे देता हूँ मैं सपोज कोई और, मैं देता हूँ यहाँ पे सपोज मोहन। ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं सपोज 85। ठीक, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। इसके बाद में ये रहने देता हूँ और इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे एक और दे देता हूँ मैं, एक की दे देता हूँ यहाँ पे सपोज की विवेक। ठीक है, ये की मैंने दे दी और इसको कर देता हूँ मैं मार्क्स मान लीजिए 75। ठीक है, लास्ट वाली ब्रैकेट को हटा देता हूँ। इस तरीके से अभी मेरी डिक्शनरी है, इसका नेम चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं दे देता हूँ dict1। ठीक है, dict1 दे दिया। अब यहाँ पे आपको मैं इसको पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dict1। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखिए हमारी डिक्शनरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना। मान लीजिए मैं चाहता हूँ नेहा के मार्क्स को मॉडिफाई करना। ठीक है, किस तरीके से करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ dict1, अब स्क्वायर ब्रैकेट में दे दूंगा की। मैं चाहता हूँ किसको मॉडिफाई करना, नेहा वाली की को। यहाँ पे नेहा का जो एन है वो कैपिटल है तो कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर दिया। इसके बाद में इक्वल का साइन लगाएंगे। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे वैल्यू को मॉडिफाई करना। मैं चाहता हूँ न्यू वैल्यू देना यहाँ पे सपोज 86। ठीक है, इस तरीके से मैंने 86 यहाँ पे पास कर दिया है। अब मैं करता हूँ इस डिक्शनरी को प्रिंट, कर देता हूँ प्रिंट dict1। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉडिफिकेशन से पहले नेहा के जो मार्क्स थे वो ये थे और मॉडिफिकेशन के बाद में नेहा के मार्क्स यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी के आइटम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डिक्शनरी के आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी डिक्शनरी में कोई न्यू आइटम ऐड करना हो। मान लीजिए कोई डिक्शनरी आपने डिफाइन कर रखी है और उसमें न्यू आइटम ऐड करना हो तो उसको किस तरीके से करेंगे। देखिए, डिक्शनरी में आप कोई न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी आपने डिक्शनरी डिफाइन कर रखी है और उसमें कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे dict1 के नेम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये आइटम्स हैं 1 2 3 एंड 4 आइटम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे न्यू आइटम को ऐड करना। तो किस तरीके से ऐड करूंगा, देखिए जिस डिक्शनरी में मुझे ऐड करना उसका नेम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट में दूंगा मैं की कौन सी न्यू की को मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ और इक्वल करके उस की वैल्यू डिफाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से करने पे क्या होगा, dict1 डिक्शनरी के अंदर एक न्यू की ऐड हो जाएगी, मीना के नाम से यहाँ पे ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी 78। जब इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आपकी न्यू डिक्शनरी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आउटपुट आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मीना है वो यहाँ पे ऐड हो गई है, ये की है और ये इसकी वैल्यू है। तो इसको भी जल्दी से मैं आपको पाइथन में करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो हमारी डिक्शनरी है इसी में मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से ऐड करूंगा, देखिए यहाँ पे ऐड करता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे dict1
और यहाँ पे देता हूँ एक न्यू की। मैं देता हूँ यहाँ पे सपोज की संजय, ठीक है, संजय दे दिया यहाँ पे। ये तो हो गई मेरी की। अब देता हूँ इसकी वैल्यू। मान लीजिए इसकी वैल्यू देना चाहता हूँ मैं 65। इस तरीके से मैंने ये डिफाइन कर दिया। अब प्रिंट करता हूँ मैं dict1 को। यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट dict1। इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डिक्शनरी में संजय जो है वो ऐड हो गया है। ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ऑलरेडी बनी हुई डिक्शनरी में कोई न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिक्शनरी में से अगर हमें कोई आइटम डिलीट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। देखिए, डिक्शनरी में से आप कोई आइटम डिलीट कर सकते हैं और डिलीट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं डेल स्टेटमेंट, या फिर आप यूज कर सकते हैं पॉप या फिर पॉप आइटम फंक्शंस को। इन फंक्शन को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं डेल स्टेटमेंट की। पॉप एंड पॉप आइटम को डिस्कस करेंगे हम फंक्शन वाले पोर्शन में। जब हम डिक्शनरी के फंक्शन एंड मेथड को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इन दोनों फंक्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं डेल स्टेटमेंट की। किस तरीके से करेंगे डेल स्टेटमेंट का यूज करके, देखिए। सपोज कि dict1 के नाम से हमारे पास में ये डिक्शनरी है और इसके अंदर आइटम्स हैं 1 2 3 एंड 4 आइटम है। अब यहाँ पे मैंने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया है तो आउटपुट में हमारी डिक्शनरी आ जाएगी इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिक्शनरी हमारी इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्या डिलीट कर रहा हूँ, देखिए मैंने लिखा है डेल स्टेटमेंट। इसके बाद में मैंने दिया है dict1 कि dict1 जो डिक्शनरी है उसमें से मैं डिलीट कर रहा हूँ। कौन सी की को कर रहा हूँ, उस की का नेम दे दिया है। मैं चाहता हूँ सुहेल को यहाँ से डिलीट करना। जो सुहेल की है वो डिलीट हो जाए और इसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी डिलीट हो जाएगी। जैसे ही सुहेल की को मैं डिलीट करूंगा तो उसकी वैल्यू भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जो है सुहेल हट चुका होगा। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से सुहेल है वो आपका डिलीट हो गया है और जो उसकी वैल्यू है वो भी साथ में डिलीट हो गई है। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली पाइथन में करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। अब मान लीजिए इस वाली डिक्शनरी में से मुझे डिलीट करना है नेहा को। तो नेहा को किस तरीके से डिलीट करूंगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेल। पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार डिक्शनरी को, जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। dict1, ठीक है, प्रिंट कर दिया। इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, पूरी डिक्शनरी आ रही है। अब यहाँ पे करता हूँ नेहा को डिलीट। तो मैं लिख देता हूँ डेल, इसके बाद देता हूँ dict1। अब देता हूँ यहाँ पे की। कौन सी की करनी है मुझे डिलीट, नेहा, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ नेहा। नेहा का एन कैपिटल रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे कर देते हैं इसको क्लोज। अब करते हैं यहाँ पे प्रिंट डिक्शनरी को, प्रिंट dict1। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब फर्स्ट टाइम हमने डिक्शनरी को प्रिंट कराया तो यहाँ पे सारी की आ रही हैं और सारी वैल्यू आ रही हैं। लेकिन डेल स्टेटमेंट लगाने के बाद में जब हमने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ से जो नेहा वाली की थी वो आपकी डिलीट हो गई है और उसके साथ साथ यहाँ पे वैल्यू भी रिमूव हो गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेहा नहीं आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप किसी एलिमेंट को डिक्शनरी में से डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर की के एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं डिक्शनरी में। कि अगर हमें चेक करना हो कि कोई की डिक्शनरी में है या नहीं है तो उसको किस तरीके से करेंगे, देखिए। इस काम को करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ की, मतलब कोई की डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो मेंबरशिप ऑपरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ की एग्जिस्टेंस को बताते हैं। अगर आपको वैल्यू के एग्जिस्टेंस को चेक करना है तो उसके लिए अलग मेथड है, वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। अगर वैल्यू को चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स लुकअप। किस तरीके से करेंगे इसको भी अभी हम देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके हम की एग्जिस्टेंस को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग dict1 के नाम से एक डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के अंदर टोटल 4 आइटम्स हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 आइटम्स यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो मोहन है वो dict1 में है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मोहन इन dict1। तो ये आपको रिजल्ट देगा ट्रू। यहाँ पे जो है ट्रू देगा। अगर ट्रू देता है तो इसका मतलब यहाँ पे dict1 के अंदर है, और अगर फॉल्स देता है तो इसका मतलब dict1 के अंदर नहीं है। यहाँ पे देखिए आउटपुट आएगा आपका ट्रू, आपको मिल जाएगा ट्रू। इसका मतलब
डिक्ट1 के अंदर हमारा क्या है, मोहन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो सामने देख के बता सकते हैं कि मोहन है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई डिक्शनरी है, उस केस में आप किस तरीके से चेक करेंगे। तो उस केस में आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले स्टेटमेंट की। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रोहन इन डिक्ट1, तो यहाँ पे जो है आउटपुट आपका फॉल्स आएगा, क्योंकि रोहन के नाम से कोई भी की यहाँ पे इस डिक्ट1 में नहीं है, तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं किसी की। अब अगर हमें चेक करना हो किसी वैल्यू की एग्जिस्टेंस को, कि कोई वैल्यू किसी डिक्शनरी में है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से करेंगे देखिए, उसको भी समझा देता हूँ। देखिए डिक्ट1 के नेम से ये डिक्शनरी है और यहाँ पे भी 4 आइटम्स इस डिक्शनरी में हैं। अब मैं चाहता हूँ इस डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करना कि वो इस डिक्शनरी में है या नहीं है, तो उसको किस तरीके से करूंगा देखिए। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 89 इन डिक्ट1 डॉट वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, मैं चेक कर रहा हूँ 89 को, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिक्ट1 में 89 है या नहीं है। ठीक है, इन ऑपरेटर लगाया है, लेकिन यहाँ पे साथ ही मैंने लगा दिया है वैल्यूज मेथड। जो वैल्यूज है वो एक मेथड है जो कि रिटर्न करता है वैल्यूज को, जो डिक्शनरी की वैल्यूज होती हैं उनको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे डिक्ट1 में चेक क्या होंगी, ओनली वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे 89 को चेक करेगा ओनली वैल्यूज में, यहाँ पे सिंपली जो है सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, तो 89 को चेक करेगा, अगर वैल्यू मिल जाती है तो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, और नहीं मिलती है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो 89 के केस में यहाँ पे देखिए वैल्यू है तो आउटपुट आएगा ट्रू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऐसी वैल्यू जो कि इस डिक्शनरी में ना हो, तो आउटपुट आपको मिलेगा फॉल्स। यहाँ पे मैंने दे दिया 90, तो 90 इस डिक्शनरी में नहीं है, तो इसलिए आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके पाइथन में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, पहले बात करते हैं की एग्जिस्टेंस को चेक करने की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट में ही, यहाँ लिख देता हूँ सपोज अजय। अजय को चेक कर रहा हूँ मैं लिख देता हूँ अजय। ठीक है, डबल कोड में रहेगा ये, इन डिक्ट1। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा देखिए, इसको रन करके दिखाता हूँ, आउटपुट आएगा ट्रू। देखिए रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट ट्रू आ गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी जो हमने की दी थी अजय, वो यहाँ पे डिक्ट1 में है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसी की दे देता हूँ जो कि इसमें ना हो, मैं मान लीजिए यहाँ पे दे देता हूँ संजय, संजय दे दी मैंने। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बार फॉल्स आउटपुट आया है। अब बात करते हैं कि अगर हमें वैल्यू को चेक करना हो तो किस तरीके से करेंगे। वैल्यू को चेक करने के लिए सिंपली यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। सपोज मैं चाहता हूँ 85 को चेक करना, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और यहाँ पे डिक्ट1 के साथ में लग जाएगा वैल्यूज मेथड, यहाँ लगा देंगे डॉट वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज मेथड को लगा देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को ही चेक करेगा। देखिए इसको रन करते हैं तो आउटपुट आएगा हमारा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो हमने 85 दिया है वो यहाँ पे हमारी डिक्शनरी में है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में ट्रू आ गया है। अब अगर कोई ऐसी वैल्यू दूं जो कि यहाँ पे ना हो तो आ जाएगा फॉल्स। मैं यहाँ दे देता हूँ सपोज कि 96, तो देखिए 96 यहाँ पे नहीं है, आउटपुट आएगा फॉल्स। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स आ गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप किसी डिक्शनरी में की एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, और किस तरीके से आप किसी डिक्शनरी में वैल्यू की एग्जिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं डिक्शनरी के फंक्शन एंड मेथड्स को। देखिए जिस तरीके से हमने लिस्ट, स्ट्रिंग एंड टपल के मेथड एंड फंक्शन को डिस्कस करा था, उसी तरीके से डिक्शनरी के भी कुछ मेथड एंड फंक्शंस होते हैं। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से मेथड एंड फंक्शन हैं जो कि डिक्शनरी के साथ में वर्क करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट मेथड एंड फंक्शन हैं जिनको कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की, जो कि है लेन। तो इस फंक्शन को हमने स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल में भी डिस्कस किया था, तो आई थिंक आप लोग इस फंक्शन से काफी फैमिलियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए लेन फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है लेंथ को, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर को ये रिटर्न करता है कि किसी डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर हैं, उसको ये काउंट करके रिटर्न कर देगा। तो किस तरीके से इस फंक्शन को यूज करते हैं देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे डिक्ट1 के नाम से एक डिक्शनरी है हमारे पास में, और इस डिक्शनरी में 4 आइटम्स हैं। अब यहाँ पे मैंने लेन फंक्शन को अप्लाई कर दिया है, और लेन फंक्शन में मैंने रख दिया है एज एन आर्गुमेंट डिक्ट1 को।
तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेंथ फंक्शन है वो dict1 की लेंथ को कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा, क्योंकि इस पूरे को मैंने कर दिया है प्रिंट। तो जो लेंथ होगी इसकी उसको बता देगा। तो लेंथ क्या होगी, देखिए यहाँ पे जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, और एक आइटम ये है, और एक आइटम ये है। तो टोटल 4 आइटम्स हैं, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये काउंट करेगा की वैल्यू पेयर को। जितने भी की वैल्यू पेयर होंगे dict1 के अंदर उनको काउंट करके पूरी लेंथ को ये रिटर्न कर देगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 4 आ रहा है। तो इसको जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए करते हैं। सपोज कि जो मेरे पास में डिक्शनरी है इसकी मैं लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा लेंथ फंक्शन को। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेंथ फंक्शन, यहाँ कर देता हूँ प्रिंट के अंदर लेंथ, और यहाँ पे देता हूँ आर्ग्यूमेंट में dict1 को, dict1। ठीक है, अब इसके बाद में कर देता हूँ इसको रन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में 4 आ गया है। और ये 4 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस डिक्शनरी के अंदर जो की वैल्यू पेयर हैं वो 4 हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। टोटल की वैल्यू जो पेयर हैं वो 4 हैं, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में आपको 4 मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को लेंथ फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिक्ट फंक्शन की। तो डिक्ट फंक्शन को मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसी चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए डिक्ट फंक्शन जो है ये क्रिएट करता है किसी भी सीक्वेंस से डिक्शनरी को। मतलब क्या है, जो भी आप सीक्वेंस देंगे उस सीक्वेंस की वैल्यू पेयर बना के आपको रिटर्न कर देगा। और अगर इस फंक्शन में आप कोई आर्गुमेंट नहीं देते हैं तो ये एम्प्टी डिक्शनरी को रिटर्न कर देता है। तो किस तरीके से यूज करेंगे इस फंक्शन को, देखिए यहाँ पे देखिए पेयर 1 के नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो मेरे टपल टाइप के हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टपल में मैंने क्या करा है, मोहन रखा है, फिर कॉमा 95 रखा है। मतलब टपल है वो भी 2 डेटा टाइप का है, एक एलिमेंट है स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा एलिमेंट है इंट टाइप का। इसी तरीके से मैंने सारे टपल डिफाइन करे हैं इस लिस्ट के अंदर। अब जब मैं यहाँ पे पेयर 1 वाली लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में इसी तरीके से मेरी लिस्ट आ जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो इसके एलिमेंट है टपल टाइप के वो सारे प्रिंट हो रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, dict1 लिखा है और इक्वल करके मैंने लगा दिया है dict फंक्शन को, और dict फंक्शन के अंदर यहाँ पे पास कर दिया है पेयर 1 को। मतलब क्या है, जो सीक्वेंस है हमारा लिस्ट टाइप का जिसके अंदर टपल टाइप के एलिमेंट है उसको मैंने पास कर दिया है यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये dict फंक्शन क्या करेगा, ये क्रिएट कर देगा पेयर 1 वाली लिस्ट से डिक्शनरी। मतलब क्या है, जो यहाँ पे वैल्यू है टपल टाइप की, यहाँ पे जो स्ट्रिंग वाला पार्ट है वो की हो जाएगा और जो इंटीजर वाला पार्ट है वो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। ये डिक्ट फंक्शन जो टपल टाइप के एलिमेंट है उनको डिक्शनरी में फॉर्म कर देगा, मतलब डिक्शनरी के जो है एलिमेंट फॉर्म कर देगा। पूरी जो लिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिक्शनरी में। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको इस तरीके से डिक्शनरी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टपल टाइप के एलिमेंट थे उसके अंदर जो स्ट्रिंग वाला पार्ट था वो की में कन्वर्ट हो गया है और जो इंटीजर टाइप का पार्ट था वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से पूरी लिस्ट जो है वो डिक्शनरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यही काम होता है डिक्ट फंक्शन का। और अगर यहाँ पे मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता तो dict1 के नाम से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाती। तो चलिए इसको भी जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं लिस्ट टाइप में, ठीक है। लिस्ट टाइप में ले लेता हूँ और जिसके एलिमेंट है उनको देता हूँ टपल टाइप में। यहाँ पे कर देता हूँ टपल टाइप के एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कॉमा। इसी तरीके से इसको भी कर देता हूँ टपल टाइप में, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ एंड इसको करता हूँ एंड यहाँ पे कॉमा लगेगा। लास्ट वाले को भी डबल टाइप का एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा और यहाँ पे लगा देते हैं लिस्ट वाली ब्रैकेट, ठीक है। अभी हमारी पूरी की पूरी लिस्ट बन गई है। देखिए यहाँ पे इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। इसका नेम ले लेता हूँ मैं, सपोज कि यहाँ पे लिस्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ पहले प्रिंट लिस्ट 1 को, ठीक है। पहले इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए हमारी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ रही है, ओके। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डिक्शनरी में। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लेता हूँ dict1 के नाम से एक वेरिएबल और इक्वल करके अब यहाँ पे लगा देता हूँ dict फंक्शन को, लिख देता हूँ dict फंक्शन और यहाँ पे पास कर देता हूँ list1 को एज एन आर्ग्यूमेंट। अब प्रिंट करता हूँ मैं dict1 को।
अब इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस से और इसको रन करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम में जो है हमारी लिस्ट प्रिंट हो रही थी, लेकिन सेकंड टाइम में जो है डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया था डिक्ट फंक्शन को। तो आई होप आप लोगों को डिक्ट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है गेट। तो गेट जो है एक्चुअली एक मेथड है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका काम क्या होता है देखिए। ये जो मेथड है ये रिटर्न करता है उस की वैल्यू को जिस की को आपने पास किया होगा एज एन आर्ग्यूमेंट इस मेथड में। और अगर आपने जो की एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है इस मेथड में, अगर वो आपकी प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, तो ये रिटर्न करेगा नन। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस मेथड को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, डिक्ट वन के नाम से हमारे पास में ये डिक्शनरी है और इस डिक्शनरी के ये आइटम्स हैं। अब यहाँ पे डिक्ट वन पे मैंने गेट मेथड को अप्लाई कर दिया और गेट मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास करा है संगीता। तो ये क्या करेगा, संगीता वाली जो की होगी उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे देखिए संगीता वाली की के लिए वैल्यू क्या है 85। तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा 85। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे फिर अप्लाई कराया डिक्ट वन पे गेट मेथड, और गेट मेथड में इस बार आर्गुमेंट में दिया मैंने सोहन। तो देखिए सोहन के नेम से कोई भी की यहाँ पे डिक्ट वन में नहीं है, तो इस बार जो है आउटपुट आपका आएगा नन। यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम में आ रहा है 85, क्योंकि यहाँ पे जो संगीता हमने की दी थी उसकी वैल्यू 85 है, और यहाँ पे जो की दी थी हमने सोहन, तो ये की हमारी इस डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है नन। मतलब क्या है, अगर आप कोई ऐसी की देते हैं जो कि डिक्शनरी में है तो उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, और अगर वो की डिक्शनरी में नहीं है तो ये रिटर्न करेगा नन। बस इतना सा काम है इस गेट मेथड का। तो इसको चलिए प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो पहले यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने डिक्शनरी को हटा दिया था, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने डिक्शनरी में फॉर्म कर दिया है। यहाँ पे नेम भी चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ पे कर देते हैं डिक्ट वन। ठीक है, इसके बाद में देखिए इस पर अप्लाई करते हैं गेट मेथड को। किस तरीके से करेंगे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ डिक्ट वन डॉट गेट, और इस मेथड में पास कर देता हूँ मैं सपोज मोहन को। मोहन रहेगा डबल कोड में, सिंगल कोड में भी दे सकते हैं क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से दे दी। अब क्या होगा, जो गेट मेथड है रिटर्न करेगा मोहन वाली की वैल्यू जो कि है 8 को ही रिटर्न कर देगा। तो इस पूरे को कर देता हूँ मैं प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 8 इसने रिटर्न कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को गेट मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आइटम्स मेथड की। तो आइटम्स मेथड को भी मैं आपको इसी चैप्टर में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए इस मेथड का काम क्या होता है, ये रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर को। मतलब क्या है, जो भी आपकी डिक्शनरी है उसमें से की वैल्यू पेयर को एज अ लिस्ट ये रिटर्न कर देता है। यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में ये रिटर्न करता है। तो किस तरीके से करते हैं इस मेथड को यूज देखिए, ये रहा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे डिक्ट वन के नाम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर 4 आइटम्स हैं। अब यहाँ पे डिक्ट वन पे अप्लाई कर दिया है मैंने आइटम्स मेथड को। तो आइटम मेथड क्या करेगा, जो डिक्ट वन के नाम से डिक्शनरी है इसके अंदर जितने भी की वैल्यू हैं उन सबके पेयर को रिटर्न कर देगा। और किस तरीके से रिटर्न करेगा, ये करेगा लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न। मतलब क्या है, जो पूरी डिक्शनरी है इसको पूरी लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेगा की वैल्यू के पेयर बना के। किस तरीके से करेगा देखिए, यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में आप लोग देखिए इस तरीके से आपको लिख के देगा डिक्ट आइटम्स, मतलब क्या है डिक्शनरी के आइटम्स, और यहाँ पे देखिए लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। लिस्ट वाली ब्रैकेट्स यहाँ पे आपकी लगी हुई हैं, जितनी भी की वैल्यू के पेयर हैं उन सबको इसने रिटर्न कर दिया है। और जो की वैल्यू के पेयर हैं उनको टपल में बना के इसने रिटर्न करा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो लिस्ट रिटर्न करेगा वो टपल टाइप की होगी। यहाँ पे देखिए जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे टपल टाइप के हैं इस लिस्ट के। पूरे की पूरी जो डिक्शनरी है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रही है, और जो की वैल्यू के पेयर हैं वो आपके टपल की फॉर्म में आ रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिक्शनरी हमारे पास में, तो इसी पे अप्लाई कर देते हैं हम आइटम्स मेथड को। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आइटम्स, इस गेट की जगह लगा देता हूँ मैं आइटम्स। ये मैंने अप्लाई कर दिया आइटम्स, और इस पूरे को कर दिया मैंने प्रिंट। तो यहाँ पे जो है हमारा आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा, और जो एलिमेंट हैं वो हमारे टपल की फॉर्म में आएंगे। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे दे रहा है डिक्ट आइटम्स और यहाँ पे इसने पूरी लिस्ट रिटर्न कर दी है जो कि डबल टाइप की है। तो आई होप आप लोगों को आइटम्स मेथड का यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कीज मेथड की। तो कीज मेथड का काम क्या होता है, देखिए ये जो मेथड है रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ कीज। मतलब क्या है, जितनी भी डिक्शनरी के अंदर कीज हैं उन सब की एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देता है। किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे समझते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे डिक्ट वन के नेम से हमारे पास में ये डिक्शनरी है और यहाँ पे देखिए मैंने डिक्ट वन पे अप्लाई करा है कीज मेथड को। तो यहाँ पे जो कीज मेथड है क्या करेगा, डिक्ट वन के अंदर जितनी भी कीज हैं उनकी एक लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। जो की वाले पार्ट है बस उन्हीं को रिटर्न करेगा। मोहन है, राम है, सुहेल है, संगीता है, बस इन्हीं को ये रिटर्न करेगा। और किस तरीके से करेगा, लिस्ट की फॉर्म में। तो आउटपुट कैसा आएगा इसका, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आएगा। लिख के आएगा डिक्ट कीज और यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आएगी जिसमें कि सारी कीज आपकी डिक्शनरी की आ जाएंगी। तो चलिए इसको भी जल्दी से पाइथन में करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं कीज, इस आइटम्स को हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ अप्लाई कीज। ठीक है, कीज अप्लाई कर दिया है। तो ये जो डिक्शनरी है इसमें जितनी भी कीज है उनकी ये लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। देखिए इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने रिटर्न कर दिया है डिक्ट कीज और जितनी भी कीज है उन सबको रिटर्न कर दिया है। कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है। तो आई होप आप लोगों को कीज मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैल्यूज मेथड की। तो वैल्यूज मेथड का काम क्या होता है, देखिए ये बिल्कुल कीज वाले मेथड के अपोजिट है। मतलब क्या है, कीज वाले मेथड से क्या कर रहे थे हम, कीज को रिटर्न कर रहे थे डिक्शनरी की। लेकिन वैल्यूज मेथड जो है वो डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज होती हैं उनकी लिस्ट बना के रिटर्न कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज की ही लिस्ट बना के रिटर्न करेगा। तो किस तरीके से करते हैं इस मेथड को यूज, देखिए यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए यहाँ पे डिक्ट वन के नेम से एक मेरे पास में डिक्शनरी है और ये इस डिक्शनरी के आइटम्स हैं। अब यहाँ पे डिक्ट वन पे मैंने अप्लाई कर दिया है वैल्यूज मेथड को। तो वैल्यूज मेथड क्या करेगा, जितनी भी इस डिक्ट वन वाली डिक्शनरी में जो वैल्यूज हैं उनकी ये लिस्ट बना के रिटर्न कर देगा। किस तरीके से करेगा, देखिए यहाँ पे आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा डिक्ट वैल्यूज और जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी इसने यहाँ पे रिटर्न कर दी है। तो चलिए फटाफट इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो कीज वाला मेथड लगाया था इसको हटा के हम लिख देते हैं वैल्यूज। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आएंगी डिक्ट वन की। यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज। देखिए इसको रन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसने रिटर्न कर दिया है डिक्ट वैल्यूज और जो भी वैल्यूज हैं डिक्शनरी की सिर्फ उन्हीं को रिटर्न करा है। तो आई होप आप लोगों को वैल्यूज मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की जो कि है फ्रॉम कीज। तो फ्रॉम की मेथड का काम क्या होता है, देखिए फ्रॉम की जो मेथड है वो यूज होता है क्रिएट करने के लिए एक डिक्शनरी को किसी भी सीक्वेंस से जिसमें कि जो कीज होंगी वो किसी कॉमन वैल्यू को कंटेन कर रही हो। मतलब क्या है, इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी सीक्वेंस से आप डिक्शनरी को फॉर्म कर सकते हैं लेकिन वहां पे जो की होंगी वो कोई कॉमन वैल्यू ले रही हो। इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यह रहा इसका एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ए इक्वल डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज और इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिस्ट दी है एंड कॉमा लगा के 100 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, जो लिस्ट है इसके अंदर जो एलिमेंट है ये तो हो जाएंगे कीज और जो कॉमा के बाद में 100 है ये हो जाएगी इनकी वैल्यूज। इस मेथड का यही काम होता है क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। मतलब क्या है, जो यहाँ पे लिस्ट है इनको तो फॉर्म कर दो की में और जो 100 है वो दे दो इन सब कीज की वैल्यूज। तो ये जो इस तरीके से डिक्शनरी बनेगी वो चली जाएगी ए वाले वेरिएबल में। मतलब क्या है, ए के नेम से यहाँ पे एक डिक्शनरी फॉर्म हो जाएगी। जब आप ए को प्रिंट करेंगे तो आपकी पूरी डिक्शनरी इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं 2 आ रहा है जो कि की बन चुका है, 4 आ रहा है ये भी की बन गया है, 6 आ रहा है ये भी की बन गया है एंड जो 8 आ रहा है ये भी की बन गया है। और इन सभी की के लिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है देखिए 100। सभी की आप यहाँ पे वैल्यू देखिए 100 आ रही है। तो इस तरीके से किसी सीक्वेंस से आप डिक्शनरी फॉर्म कर सकते हैं जहां पे की जो की होंगी उनकी कोई कॉमन वैल्यू रहेगी। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ एक सीक्वेंस। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इस तरीके से, यहाँ देता हूँ मान लीजिए डिक्ट वन के नाम से वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज।
इसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई भी सीक्वेंस, तो मैं देता हूँ लिस्ट टाइप का सीक्वेंस। मैं देता हूँ सपोज 10, 20, 30, 40। ये तो होगा इस लिस्ट के एलिमेंट। अब यहाँ पे कॉमा लगा के देता हूँ मैं कोई भी कॉमन वैल्यू, सपोज देता हूँ 200। अब इस फंक्शन को कर देता हूँ क्लोज एंड अब करता हूँ dict1 को प्रिंट। अगर देता हूँ dict1, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट में आप लोग देखेंगे जो 10, 20, 30 एंड 40 हैं ये तो की बन जाएंगे, और जो 200 है वो इन सब की के लिए वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसको रन करके दिखा देता हूं। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10, 20, 30, 40 जो है वो की में कन्वर्ट हो चुके हैं, और 200 जो है वो इन सब की वैल्यू हो गई है। तो आई होप आप लोगों को फ्रॉम कीज मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है सेट डिफॉल्ट। तो सेट डिफॉल्ट मेथड का काम क्या होता है, देखिए सेट डिफॉल्ट मेथड जो है वो इंसर्ट करता है न्यू की वैल्यू पेयर, अगर वो की वैल्यू पेयर ऑलरेडी नहीं है डिक्शनरी में, और अगर ऑलरेडी की पेयर है तो ये क्या करेगा, पुराने वाली की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। देखिए इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, मार्क्स के नेम से मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी फॉर्म की हुई है। अब यहाँ पे मैंने इस डिक्शनरी को प्रिंट करा है तो ये आउटपुट में आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी डिक्शनरी यहाँ पे आउटपुट में इस तरीके से आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, जो मार्क्स वाली डिक्शनरी है उस पर अप्लाई कर दिया सेट डिफॉल्ट मेथड को, और इस मेथड में आर्ग्यूमेंट में क्या दिया है, मैंने दिया है 5,400। मतलब क्या है, 5 तो हो जाए की और 400 हो जाए इसकी वैल्यू, मतलब मार्क्स वाली डिक्शनरी में ये की वैल्यू पेयर को ऐड कर दो। सेट डिफॉल्ट का यही काम होता है। अब ये चेक करेगा यहाँ पे जो यहाँ पे की दी है और इसकी जो वैल्यू दी है ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो नहीं, मतलब जो 5 की है वो ऑलरेडी यहाँ पे है तो नहीं। अगर 5 की ऑलरेडी होगी तो ये रिटर्न कर देगा पुरानी वाली की वैल्यू को, लेकिन अगर इस डिक्शनरी में ये की नहीं है तो ये इसको ऐड कर देगा, की भी ऐड कर देगा और उसकी वैल्यू भी ऐड कर देगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे ये वाली की नहीं है तो इसको ये ऐड कर देगा। अब जब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू ऐड हो चुकी होगी। देखिए यहाँ पे जो की वैल्यू पेयर है वो ऐड हो चुका है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऐड हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दोबारा से मैंने क्या करा है, यहाँ पे अगेन मार्क्स वाली डिक्शनरी पे सेट डिफॉल्ट मेथड को अप्लाई करा है, और इस बार आर्गुमेंट में दिया है मैंने 5,455। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू तो मैंने चेंज कर दी है, लेकिन की यहाँ पे मैंने 5 ही दी है। तो इस केस में क्या करेगा सेट डिफॉल्ट मेथड, ये जो 5 की है चेक करेगा, क्योंकि 5 को हम ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं। तो अब क्या करेगा, ये इस वाली की वैल्यू को हटा देगा और पुरानी वाली की वैल्यू को ही रखेगा। जब आप डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो पुरानी वाली की वैल्यू ही आएगी। यहाँ पे देखिए आउटपुट में आपका पुरानी वाली की वैल्यू पेयर ही आ रही है, इसको इसने ऐड नहीं करा है। तो ऐसे केस में ये इग्नोर कर देता है, जो पुरानी वाली की वैल्यू पेयर होती है उसी को ये रिटर्न कर देता है। तो चलिए इसको अभी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये जो मैंने कमेंट लगाए थे इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ सेट डिफॉल्ट मेथड को अप्लाई। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेट डिफॉल्ट मेथड को अप्लाई, यहाँ कर देता हूँ सेट डिफॉल्ट एंड यहाँ पे दे देता हूँ आर्ग्यूमेंट में की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे देखिए मैं दे देता हूँ सपोज की रोहन एंड यहाँ पे देता हूँ कॉमा करके 60। ये मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर दे दिए हैं। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, डिक्शनरी को करता हूँ प्रिंट dict1। तो ये जो सेट डिफॉल्ट मेथड है वो इस की वैल्यू पेयर को यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर यहाँ पे नहीं है। इस डिक्शनरी को देखिए यहाँ पे रोहन के नेम से कोई भी की नहीं है, तो यहाँ पे ये ऐड कर देगा। देखिए रन करके दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने ऐड कर दिया है। अब मैं देता हूँ कोई ऐसा की वैल्यू पेयर जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे सपोज मैं देता हूँ dict1 डॉट सेट डिफॉल्ट एंड यहाँ देता हूँ सपोज अजय, कॉमा यहाँ दे देता हूँ मैं 50। तो देखिए मैंने वैल्यू तो चेंज कर दी है, लेकिन अजय के नेम से ऑलरेडी यहाँ पे की है। तो इस केस में क्या करेगा, इस वाली की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ये जो पूरा की वैल्यू पेयर है इसी को ये रिटर्न करेगा। देखिए मैं dict1 को प्रिंट करता हूँ, इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ओल्ड की वैल्यू पेयर है उसी को इसने रिटर्न कर दिया है, जो नया की वैल्यू पेयर मैंने दिया था उसको इसने यहाँ पे नहीं लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सेट डिफॉल्ट मेथड का काम क्या होता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है अपडेट। तो अपडेट मेथड का काम क्या होता है, देखिए समझते हैं इसको। अपडेट मेथड जो है वो अपेंड करता है की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में। मतलब क्या है, कोई आपके पास में डिक्शनरी है और उसमें अगर आपको कोई की वैल्यू पेयर को ऐड करना है तो वो आप ऐड करेंगे अपडेट मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नाम से मेरे पास में एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये आइटम्स हैं, एंड यहाँ पे dict2 के नाम से एक डिक्शनरी है जिसके ये आइटम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ dict1 में dict2 के आइटम्स को ऐड करना। मतलब क्या है, जो dict1 है उसको अपडेट करना चाहता हूँ dict2 के आइटम से। तो किस तरीके से करूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है dict1, मतलब उस डिक्शनरी का नाम लिखा है जिसमें कि मुझे अपडेट करना है। उसके बाद में लगाया मैंने अपडेट मेथड, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में दे दिया है मैंने dict2। मतलब क्या है, dict2 के जो आइटम्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे dict1 में। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, dict1 वाली जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो जाएगी। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं dict1 वाली जो डिक्शनरी है वो अपडेट हो चुकी है। जो dict2 के आइटम्स थे वो dict1 में ऐड हो गए हैं। जब आप dict2 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे dict2 के एलिमेंट ही आएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे dict2 के ही आइटम्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। एक काम करता हूँ, इस सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे dict1 वाली डिक्शनरी है, इसी को रहने देता हूँ। अब यहाँ पे एक डिक्शनरी और बना लेता हूँ, मैं देता हूँ dict2 के नाम से dict2, और इसके अंदर भी कुछ आइटम्स बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए रोहन, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ सपोज 60। इसके बाद दे देता हूँ एक और सचिन दे देता हूँ, एंड इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं 95। यहाँ पे डबल कोट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में कर देते हैं डिक्शनरी को क्लोज। अब ये मैंने दूसरी डिक्शनरी बना दी है। अब मैं चाहता हूँ जो डिक्शनरी 2 है इसके आइटम्स को अपडेट करना डिक्शनरी 1 में। तो किस तरीके से करूँगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं dict1 डॉट अपडेट, एंड यहाँ पे आर्गुमेंट में देता हूँ मैं dict2 को। तो dict2 के जो एलिमेंट हैं वो अपडेट हो जाएंगे dict1 में। मतलब क्या है, जो की वैल्यू पेयर हैं ये यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। देखिए इसको मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ करता हूँ प्रिंट dict1, एंड साथ ही कर देता हूँ मैं प्रिंट dict2 को। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो dict1 के नाम से डिक्शनरी थी उसमें dict2 के जो एलिमेंट थे वो ऐड हो गए हैं, मतलब अपडेट ये हो चुकी है। और जो dict2 के नाम से डिक्शनरी थी वो ऐसे ही आ रही है। अब देखिए, हो सकता है आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा यहाँ पे हम डिक्शनरी के फॉर्म में ही क्यों ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में डायरेक्टली दे सकते हैं। मतलब क्या है, डिक्शनरी की फॉर्म में आपको देना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे ना दे करके इस चीज को यहाँ पे दे सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको पूरे को मैं दे देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पास कर सकते हैं, तो भी वही बात होगी। देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, इस केस में भी हमारे जो एलिमेंट हैं वो ऐड यहाँ पे हो गए हैं। मतलब कि जो की वैल्यू पेयर हैं वो ऐड हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को अपडेट मेथड का भी यूज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है कॉपी। तो कॉपी मेथड का काम क्या होता है, देखिए कॉपी मेथड जो है वो यूज होता है एक ट्रू कॉपी क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी की। मतलब क्या है, कोई डिक्शनरी है आपके पास में और आप चाहते हैं उसकी कॉपी क्रिएट करना, तो आप कर सकते हैं कॉपी मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नाम से ये डिक्शनरी है। अब मैं चाहता हूँ dict1 वाली डिक्शनरी की कॉपी करना, तो किस तरीके से करूंगा, देखिए यहाँ पे dict2 के नाम से मैंने एक डिक्शनरी ली है जिसके अंदर मैं dict1 को कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इक्वल करके मैंने लिख दिया है dict1 डॉट कॉपी। मतलब क्या है, dict1 पे अप्लाई कर दिया है कॉपी मेथड। तो कॉपी मेथड क्या करेगा, dict1 की एक कॉपी बनाएगा और dict2 में स्टोर कर देगा। जब आप dict1 को प्रिंट करेंगे तो आपकी डिक्शनरी इस तरीके से आ जाएगी, और dict2 को प्रिंट करेंगे तब भी आपकी ये डिक्शनरी आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, dict1 की कॉपी dict2 में क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आपको चेक करना है कि dict2 में dict1 की ट्रू कॉपी है या नहीं है,
तो इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन। सपोज कि मैं यहाँ पे इस तरीके से मॉडिफिकेशन करता हूँ। देखिए यहाँ पे डिक्ट2 में सुहेल वाली की में मैंने मॉडिफिकेशन करा है। सुहेल वाली जो की है यहाँ पे मैंने जो वैल्यू है उसको मॉडिफाई करा है। मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दी है 60। अब जब मैं डिक्ट2 वाली डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे जो सुहेल वाली की है इसकी वैल्यू 60 आएगी। देखिए यहाँ पे जो आउटपुट है वो इस तरीके से आएगा। लेकिन जब मैं डिक्ट1 को प्रिंट करूंगा, जो डिक्ट1 वाली डिक्शनरी इसको प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे पुरानी डिक्शनरी ही आएगी, मतलब ये वाली डिक्शनरी ही आएगी। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में पुरानी वाली डिक्शनरी ही आ रही है, मतलब जो डिक्ट1 के एलिमेंट्स हैं वही यहाँ पे आ रहे हैं, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये ट्रू कॉपी क्रिएट हुई है। अगर ट्रू कॉपी क्रिएट नहीं हुई होती तो दोनों ही जगह मॉडिफिकेशन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको भी जल्दी से प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे डिक्ट1 के नाम से मेरे पास में डिक्शनरी है। अब मैं चाहता हूँ इसकी कॉपी करना, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डिक्ट2 के नाम से एक डिक्शनरी, डिक्ट2 के नाम से ले लिया, इक्वल करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ डिक्ट1 डॉट कॉपी, मतलब डिक्ट1 की मैं कॉपी करने वाला हूँ। अब प्रिंट करता हूँ डिक्ट1 को, डिक्ट1 एंड प्रिंट कर देता हूँ डिक्ट2 को, डिक्ट2। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों ही जगह पे सेम आपकी डिक्शनरी आ रही है। अब मैं करता हूँ डिक्ट2 में कुछ मॉडिफिकेशन। मैं मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ डिक्ट2 और यहाँ दे देता हूँ की सपोज मोहन, मोहन। इस वाली की में मुझे मॉडिफिकेशन करना है। मैं यहाँ कर देता हूँ मान लीजिए 95। ठीक है, ये मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया है। अब प्रिंट करता हूँ मैं डिक्ट2 को, डिक्ट2 एंड इसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ डिक्ट1 को दोबारा से। अब इसको रन करते हैं। तो देखिए पहले जब हमने दोनों डिक्शनरी को प्रिंट करा था तो सेम आ रही थी, लेकिन बाद में मैंने सेकंड वाली डिक्शनरी को मॉडिफाई करा था, तो यहाँ पे देखिए मोहन की वैल्यू मॉडिफाई होके 95 हो गई है। आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है 95 आ गई है मोहन वाली की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉडिफाई कर दी थी। लेकिन डिक्ट1 को जब हमने प्रिंट करा है तो ओल्ड वाली डिक्शनरी ही आ रही है, इसकी वैल्यू में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डिक्ट2 जो है डिक्ट1 की ट्रू कॉपी क्रिएट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को कॉपी मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लियर मेथड की। तो क्लियर मेथड का काम क्या होता है, देखिए समझते हैं इसको भी। देखिए क्लियर मेथड जो है वो डिलीट या फिर आप कह सकते हैं क्लियर करता है डिक्शनरी के आइटम्स को। मतलब क्या है, जो भी डिक्शनरी के आइटम्स हैं अगर आपको क्लियर करने हैं कि बार में सारे डिलीट करने हैं तो आप कर सकते हैं क्लियर मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे चलिए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखिए डिक्ट1 के नाम से ये डिक्शनरी है हमारे पास, और यहाँ पे इस डिक्ट1 वाली डिक्शनरी पे मैंने अप्लाई कर दिया है क्लियर मेथड। तो ये क्लियर मेथड क्या करेगा, डिक्ट1 के जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जो की वैल्यू पेयर हैं जितने भी, उन सबको ये क्लियर कर देगा, डिक्ट1 को बिल्कुल एम्प्टी कर देगा। जब आप डिक्ट1 को प्रिंट करेंगे तो एम्प्टी डिक्शनरी आपको मिल जाएगी। देखिए आउटपुट में आएगी आपकी एम्प्टी डिक्शनरी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउटपुट में एम्प्टी डिक्शनरी आ रही है। तो चलिए फटाफट इस मेथड को भी आइडियली में चला के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में डिक्ट1 के नाम से डिक्शनरी है, इसी के एलिमेंट को हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिक्ट1 डॉट क्लियर, क्लियर मैं मेथड लगा देता हूँ यहाँ पे, और अब करता हूँ डिक्ट1 को प्रिंट। यहाँ पे करता हूँ प्रिंट डिक्ट1 को। तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा, जो डिक्ट1 है वो आपकी एम्प्टी आ जाएगी, मतलब जो डिक्शनरी है वो हमारी पूरी एम्प्टी आएगी। रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो डिक्ट1 है उसके सारे एलिमेंट क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉप मेथड की। तो पॉप मेथड का काम क्या होता है, देखिए पॉप मेथड जो है वो डिक्शनरी में से एलिमेंट को रिमूव करता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी की आप यहाँ पे पॉप मेथड में देंगे उस की से रिलेटेड जो भी एलिमेंट होगा उसको ये रिमूव कर देगा। इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये रही हमारे पास में डिक्ट1 के नाम से डिक्शनरी, और ये इस डिक्शनरी के एलिमेंट है। अब यहाँ पे डिक्ट1 वाली डिक्शनरी पे मैंने पॉप मेथड को अप्लाई कर दिया है, और पॉप मेथड में आर्गुमेंट में मैंने दिया है सुहेल। तो सुहेल वाली जो की है इससे रिलेटेड जो भी वैल्यू होगी उसको ये रिमूव कर देगा। मतलब ये जो पूरा एलिमेंट है ये आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब पॉप हो जाएगा। जब आप डिक्ट1 वाली डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे
तो यहाँ से सुहेल गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, आप लोग देखिए आउटपुट में, यहाँ से सुहेल वाली जो की थी वो गायब हो चुकी है और इसकी वैल्यू भी साथ में पॉप हो गई है। मतलब जो पूरा एलिमेंट है वो आपका पूरा गायब हो गया है, ये आप कह सकते हैं रिमूव हो गया है। तो चलिए इसको पाइथन में करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे dict1 पे अप्लाई करते हैं हम पॉप मेथड को। यहाँ पे कर देते हैं हम पॉप और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं की। सपोज मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे नेहा, नेहा वाली की मैंने पास कर दी है। तो अब क्या होगा, जो नेहा वाला एलिमेंट है वो पूरा आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं रिमूव हो जाएगा। देखिए इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ dict1 को, प्रिंट dict1, इसको रन करते हैं। ओके, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, नेहा का एन कैपिटल है, यहाँ पे मैंने स्मॉल कर दिया है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं कैपिटल। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसको रन करते हैं अब। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेहा की वाला जो एलिमेंट था वो रिमूव हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अगर आप इस पूरे को अगर प्रिंट करते हैं तो ये आपको बताएगा भी कि कौन सा एलिमेंट इसने पॉप किया है, या फिर आप चाहें तो इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं इस पूरे को कर देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट। देखिए अब इसको रन करता हूँ, तो देखिए ये बता रहा है इसने कौन से वाले एलिमेंट को पॉप किया है, मतलब जो उस एलिमेंट की वैल्यू थी बता रहा है मैंने इस वैल्यू को पॉप किया है। तो आई होप आप लोगों को पॉप मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉप आइटम मेथड की। तो पॉप आइटम मेथड का काम क्या होता है, देखिए पॉप आइटम मेथड जो है वो रिमूव करता है की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में से। मतलब क्या है, जो की वैल्यू पेयर होगी पूरी उसको रिमूव करेगा और ये बताएगा कि इस की वैल्यू पेयर को इसने रिमूव करा है। जबकि पॉप मेथड जो था वो खाली की हेल्प से वैल्यू को रिमूव कर रहा था, मतलब कि जो भी की आप पास कर रहे थे वहां पे उस वाले एलिमेंट को रिमूव कर रहा था और आपको रिटर्न कर रहा था ओनली वैल्यू कि इस की इस वैल्यू को रिमूव करा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताएगा आपको, यहाँ पे बताएगा पूरा पेयर कि यहाँ पे इस की वैल्यू पेयर को इसने पूरा रिमूव कर दिया है, ये रिटर्न पूरा करेगा की वैल्यू पेयर। तो इस मेथड को यूज करने से पहले इस मेथड के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो है रिटर्न करता है उस आइटम को जो कि एंटर किया गया है डिक्शनरी में सबसे लास्ट में। अगर आपने इस मेथड को, मतलब जो पॉप आइटम मेथड है, इसको आपने किसी लूप में लगाया है तो वहां पे जो आइटम है वो रिमूव होंगे आपके लीफो ऑर्डर में। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आइटम सबसे लास्ट में ऐड हुआ है वो सबसे पहले वहां से रिमूव होगा। इस तरीके से जो है इस ऑर्डर में आपके रिमूव होते चले जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लीफो ऑर्डर, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले आउट होगा। ये इसका एलिमेंट को रिमूव करने का ऑर्डर होता है। सेकंड पॉइंट जो है इसमें कि ये रिटर्न करेगा डिलीटेड की वैल्यू पेयर को इन द फॉर्म ऑफ टपल। मतलब क्या है, जो भी की वैल्यू पेयर आपने डिलीट करा होगा उसको ये टपल की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में है कि अगर आप पॉप आइटम मेथड को यूज कर रहे हैं किसी डिक्शनरी में और वो डिक्शनरी जो है एम्प्टी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको की एरर मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो कि आपको पॉप आइटम मेथड को यूज करते टाइम ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं इस मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे dict1 के नेम से ये डिक्शनरी है। अब यहाँ पे dict1 वाली डिक्शनरी पे मैंने अप्लाई कर दिया है पॉप आइटम मेथड को। तो ये पॉप आइटम मेथड क्या करेगा, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ होगा इस डिक्शनरी में उसको ये पॉप कर देगा। सबसे लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ है ये संगीता वाला, तो इसको ये रिमूव कर देगा। जब इस पूरे को प्रिंट करेंगे तो ये बताएगा भी कि इसने कौन सी की वैल्यू पेयर को यहाँ से रिमूव करा है। यहाँ पे आउटपुट में ये आपको दे देगा कि इसने इस वाले की वैल्यू पेयर को रिमूव करा है, इस तरीके से आउटपुट देगा। अब जब आप dict1 वाली डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट रिमूव हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो संगीता वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। अब मान लीजिए इस डिक्शनरी पे दोबारा से मैं पॉप आइटम को अप्लाई करता हूँ तो किसको रिमूव करेगा, ये रिमूव करेगा इस बार इस वाले आइटम को। किस तरीके से होगा देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है dict1 डॉट पॉप आइटम, तो इस बार ये इस वाले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और यहाँ पे इसको प्रिंट करा है तो ये बताएगा भी कि मैंने इस वाले की वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया है। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए बता रहा है सुहेल 92, मतलब इस वाले की वैल्यू पेयर को यहाँ से रिमूव कर दिया है।
अब जब आप डिक्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो आपकी डिक्शनरी में ओनली 2 एलिमेंट रह जाएंगे। इसको भी यहाँ से इसने हटा दिया है। तो चलिए इसको भी जल्दी से प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं पॉप आइटम को। इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉप आइटम, ठीक है, और यहाँ से ये आर्गुमेंट हटा देता हूँ, ठीक है। इस पूरे को प्रिंट कर दिया है तो ये बताएगा कौन सा आइटम को इसने रिमूव करा है। ये रिमूव करेगा इस वाले आइटम को। देखिए यहाँ पे रन करता हूँ, ये देखिए बता रहा है इसने विवेक वाला जो आइटम है उसको रिमूव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिक्ट 1 को प्रिंट डिक्ट 1। तो यहाँ पे देखिए जो विवेक वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका होगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को पॉप आइटम मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सॉर्टेड फंक्शन की। तो सॉर्टेड फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए समझते हैं इसको। देखिए सॉर्टेड फंक्शन जो था वो हमने लिस्ट में भी देखा था और टपल्स में भी देखा था। तो सॉर्टेड फंक्शन को हम डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हैं। तो सॉर्टेड फंक्शन जो है डिक्शनरी में सिर्फ सॉर्ट करता है कीज को, मतलब जो भी डिक्शनरी की कीज हैं उसको ये सॉर्ट करके रिटर्न कर देता है, और जो डिक्शनरी कीज होंगी उनको ये रिटर्न करेगा लिस्ट की फॉर्म में। किस तरीके से करेगा चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहले सिंटैक्स को देख लेते हैं। ये रहा इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या है, आप शॉर्टेड लिखेंगे, इसके बाद में इस फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे आप डिक्शनरी को जिसको भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं, और कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं रिवर्स फॉल्स। बाय डिफॉल्ट आपका फॉल्स ही होता है, जिससे कि आपकी जो की है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होती हैं। देखिए इस सिंटैक्स को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ क्या क्या है, देखिए जो डिक्ट लिखा है इसका मतलब है डिक्शनरी जिसको कि आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिक्शनरी दे देंगे। और यहाँ पे जो रिवर्स लिखा है ये आपका ऑप्शनल आर्गुमेंट है, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो कीज हैं वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होंगी। अगर आप ट्रू कर देते हैं यहाँ पे तो जो आपकी की है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगी, मतलब अगर आप ट्रू करेंगे तभी आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होंगी। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपकी फॉल्स रहती है वैल्यू, आप यहाँ पे लिखो या ना लिखो फॉल्स ही रहेगी। एंड एक चीज को ध्यान रखिए, जो भी कीज होंगी डिक्शनरी की उनको ही शॉर्ट करके लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से शॉर्ट करते हैं इस फंक्शन की हेल्प से कीज को। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये रहा एग्जाम्पल। यहाँ पे डिक्ट 1 के नाम से एक डिक्शनरी है जिसके अंदर ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने डिक्ट 2 लिखा है और इक्वल लगा के सॉर्टेड फंक्शन को अप्लाई कर दिया है, और सॉर्टेड फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है डिक्ट 1 को। तो सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा, जो डिक्ट 1 है इसकी कीज को शॉर्ट करके रिटर्न कर देगा डिक्ट 2 में। यहाँ पे डिक्ट 2 में शॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी किसकी, डिक्ट 1 की। जब आप डिक्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो डिक्ट 1 की जो कीज हैं उनकी शॉर्टेड लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। देखिए आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आउटपुट है उसमें आपकी कीज जो है इस डिक्ट 1 की वो शॉर्टेड फॉर्म में आ गई हैं। देखिए जो पहले थी कीज वो शॉर्टेड फॉर्म में नहीं थी, अब यहाँ पे देखिए शॉर्टेड फॉर्म में आ रही हैं, और ये देखिए आपकी लिस्ट की फॉर्म में आ रही हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं वैल्यूज को सॉर्ट करना, कि जो वैल्यूज वाले पार्ट हैं इनको आप चाहते हैं सॉर्ट करना, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए इसको करने के लिए बाकी कुछ सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप ऐसे ही लगाएंगे सॉर्टेड डिक्ट 1, यहाँ पे बस ऐड कर देंगे वैल्यूज मेथड को। जो वैल्यूज मेथड होता है उसको अप्लाई कर देंगे, तो जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी शॉर्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे डिक्ट 3 के अंदर मैंने पूरा रिजल्ट ले लिया है। तो डिक्ट 3 के अंदर शॉर्टेड फॉर्म में क्या आ जाएंगी आपकी वैल्यूज। जब आप डिक्ट 3 को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आपके प्रिंट हो जाएंगी, और ये जो वैल्यूज हैं वो भी आपकी लिस्ट की फॉर्म में आएंगी शॉर्टेड फॉर्म में। अब देखिए बात करते हैं कि अगर आप इसको चाहें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना तो किस तरीके से करेंगे। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। यहाँ पे देखिए सब कुछ सेम है, बस आपको क्या करना होगा, एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना होगा जिसमें कि आपको लिखना होगा रिवर्स इक्वल ट्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है रिवर्स की वो यहाँ पे फॉल्स होती है। अब जैसे ही आप रिवर्स इक्वल ट्रू करेंगे तो जो आपकी कीज हैं वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होंगी। जब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में कीज की लिस्ट आ गई है। अगर आपको वैल्यूज करनी है तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दीजिए, वैल्यूज आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। तो चलिए इसको भी पाइथन में करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मैं सॉर्टेड फंक्शन को, यहाँ कर देता हूँ मैं सॉर्टेड।
शॉर्टेड, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक dict2 के नाम से वेरिएबल, ये ले लिया, और यहाँ पे देता हूँ एज एन आर्ग्यूमेंट dict1 को। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं dict2 को, यहाँ लिख देता हूँ dict2। ओके, अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डिक्शनरी है उसकी कीज जो है वो शॉर्टेड फॉर्म में आ गई हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं रिवर्स इक्वल ट्रू, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गई हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे की जगह वैल्यूज को शॉर्ट करना, तो यहाँ पे dict1 पे लगा दूंगा मैं वैल्यूज मेथड, यहाँ लिख दूंगा डॉट वैल्यूज, बस ये मेथड अप्लाई कर दूंगा तो जो वैल्यूज हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी। देखिए रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वैल्यूज जो हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गई हैं। अगर यहाँ से मैं रिवर्स इक्वल ट्रू हटा दूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग को शॉर्टेड मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मिन मैक्स और सम फंक्शन की। इन फंक्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिस्ट एंड टपल में, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मिन फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट की ऑफ द डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी की जो भी स्मॉलेस्ट की होगी उसको ये रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है लार्जेस्ट की ऑफ डिक्शनरी, और सम फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है सभी कीज का सम। अब यहाँ पे इन फंक्शन को यूज करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए मिन मैक्स फंक्शन जो है आपके तभी वर्क करेंगे जब डिक्शनरी जो की हैं वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब है वो आपकी सब एक टाइप की हो, एक ही डेटा टाइप की आपकी जो कीज हैं वो होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेंगे। और जो सम फंक्शन है वो आपका तभी वर्क करेगा जब आपकी जो कीज हैं वो एडिशन कंपेटेबल हो, मतलब इंटीजर टाइप की हो, तभी ये सम करेगा, अदरवाइज सम आपका नहीं होगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझते हैं, ये देखिए dict1 के नाम से डिक्शनरी है, यहाँ पे देखिए ये सारे एलिमेंट है। अब यहाँ पे लगाया मैंने मिन फंक्शन, और मिन फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है dict1 को। तो ये मिन फंक्शन क्या करेगा, dict1 में से सबसे स्मॉलेस्ट की को रिटर्न कर देगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट की क्या है, यहाँ पे है 1, तो ये 1 को रिटर्न कर देगा। देखिए आउटपुट में आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है मैक्स फंक्शन, और यहाँ पे आर्गुमेंट में दे दिया है dict1 को। तो मैक्स फंक्शन जो है dict1 में से लार्जेस्ट की को रिटर्न कर देगा। लार्जेस्ट की कौन सी है, 10, तो आउटपुट में आ जाएगा आपका 10। एंड इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अप्लाई कराया मैंने सम फंक्शन को, और सम फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया है dict1 को। तो ये सम फंक्शन क्या करेगा, dict1 की जितनी भी कीज हैं उन सब का सम करके रिटर्न कर देगा। सम क्या आएगा, सम आएगा आपका 17। यहाँ पे आप लोग देखिए जो कीज हैं उनका इसने सम कर दिया है। अब अगर यहाँ पे जो कीज हैं वो आपकी इंटीजर टाइप की नहीं होती तो यहाँ पे सम नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर आपको वैल्यूज पे ये फंक्शन अप्लाई करने हैं तो किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए जो dict1 के नाम से डिक्शनरी है, इसमें जो आपकी की वैल्यू के पेयर हैं वो सब इंटीजर टाइप के हैं। देखिए वैल्यू भी इंटीजर टाइप की हैं और जो की है वो भी इंटीजर टाइप की हैं। तो ये जो फंक्शन है वो आपके मोस्टली इंटीजर टाइप की वैल्यू पे ही वर्क करते हैं। तो इसीलिए आपकी जो वैल्यू है वो आपकी इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, तभी ये बताएंगे आपको मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू को, या फिर कंपेरेबल टाइप की होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने की को भी इंटीजर टाइप का रखा है और जो वैल्यू है उसको भी इंटीजर टाइप का रखा है। अब हमें इन फंक्शन को अप्लाई करना है वैल्यूज पे, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने करा है मिन फंक्शन को, और मिन फंक्शन में दे दिया है dict1 को, और dict1 पे यहाँ पे अप्लाई कर दिया है वैल्यूज मेथड। तो जो मिन फंक्शन है वो सिर्फ वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, वैल्यूज में देखिए जो वैल्यूज है मिनिमम वो आपकी 11 है, तो 11 आ रहा है। इसी तरीके से मैक्स फंक्शन को अप्लाई करा, यहाँ पे भी मैंने dict1 पे वैल्यूज मेथड अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 60, तो यहाँ पे इसने 60 रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से सम फंक्शन को अप्लाई करा है, तो सम फंक्शन के केस में भी मैंने dict1 पे वैल्यूज मेथड अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे भी जो सम फंक्शन है वो वैल्यूज का सम कर देगा, जो भी वैल्यूज वाले पार्ट है उनको सम करेगा, इसको लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा एंड इसको लेगा, इन सब का सम कर देगा, जो भी होगा हमारा 141। तो चलिए इन फंक्शन को भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक काम करते हैं, जो हमारी डिक्शनरी है dict1 के नाम से, यहाँ पे जो की है उनको हम इंटीजर टाइप का ले लेते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 1,
एंड यहाँ दे देता हूँ मैं सपोज 6 एंड यहाँ दे देता हूँ मैं 10 एंड यहाँ दे देता हूँ सपोज 5, इसकी कर देता हूँ 5। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो पहले करते हैं कीज पे अप्लाई। यहाँ पे कर देता हूँ मैं min एंड मैं कर देता हूँ dict1। ठीक है, इस पूरे को कर देता हूँ मैं प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए इसने सबसे मिनिमम की को रिटर्न कर दिया है। कौन सी की है? मिनिमम 1। ठीक है, उसको रिटर्न कर दिया है। इसी तरीके से मैक्स करेंगे तो मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा। देखिए रन करते हैं इसको। देखिए मैक्सिमम वाली की को रिटर्न कर दिया जो कि 10 है। अब सम कर देते हैं यहाँ पे। तो अब ये सब की का सम कर देगा। देखिए रन करता हूं। देखिए इसने सभी कीज का सम कर दिया है। अब अप्लाई करते हैं इन फंक्शंस को वैल्यूज पे। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? यहाँ दे दूंगा वैल्यूज मेथड। यहाँ लिख दूंगा वैल्यूज एंड यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा मेथड। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले सम करके देख लेते हैं इन वैल्यूज का। इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए इसने 208 दे दिया है। जो वैल्यूज हैं उनका सम कर दिया है। अब यहाँ पे कर देते हैं मिन। तो मिनिमम वैल्यू बता देगा। देखिए मिनिमम वैल्यू जो है वो 8 है। आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है मिनिमम वो 8 है। अब कर देते हैं यहाँ पे मैक्स। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू इसने बता दी है 90। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 90 है। तो आई होप आप लोगों को मिन, मैक्स एंड सम फंक्शन समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से इनको डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब जो हमने डिक्शनरी को पूरा डिस्कस कर लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके डिक्शनरी से रिलेटेड थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं और साथ ही हमने देखा किस तरीके से डिक्शनरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हैं जो कि डिक्शनरी के साथ में यूज हो सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को डिक्शनरी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्टिंग को, मतलब कि शॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शॉर्टिंग होती क्या है। तो इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा यहीं से कंटिन्यू होगा और नेक्स्ट वीडियो जो है शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। तो जितनी भी शॉर्टिंग टेक्निक आपके सिलेबस में दे रखी हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।